नमस्कार। आज हम एक ऐसी आवाज के बारे में बात करने वाले हैं जो दशकों से हमारे कानों में, हमारे दिलों में बसी हुई है। उदित नारायण जी की आवाज। जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत ही जानी पहचानी मीठी आवाज। और हमारे पास ये जो सामग्री है, उदित नारायण सीक्रेट्स ऑफ वोकल मास्टरी, ये उनकी गायकी के कुछ खास पहलुओं पर, कुछ राजों पर रोशनी डालती है। राज तो नहीं कहूंगी, पर हाँ उन बारीकियों पर जरूर जो शायद हम आमतौर पर नोटिस नहीं करते। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि उन चीजों को समझें। उनकी आवाज में वो जो मिठास है, वो एक मुस्कान सी जो महसूस होती है, वो सच्चाई, ये सब आता कहाँ से? बिल्कुल, दशकों से जो हमें पसंद आ रहा है उसके पीछे की कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आवाज की जादू की परतें खोलना और देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। सबसे पहली बात, और ये मुझे काफी दिलचस्प लगी, स्रोत कहता है कि वो गाते समय चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखते हैं। उदित जी ने खुद भी ये माना है कहीं? हाँ, ये बात आती है सामने। और स्रोत के मुताबिक इससे आवाज में सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं आता, बल्कि एक खुशबू सी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी। हाँ, एक सकारात्मकता, सुनने वाले को अच्छा लगता है। जैसे पापा कहते हैं, सुनते हुए खुद ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना? हाँ, शायद वो कनेक्शन है। हो सकता है, पर देखिए, ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। इसका एक तकनीकी पहलू भी है जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तकनीकी पहलू, वो क्या है? देखिए, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां, गाल और होंठों के आसपास की, वो थोड़ी तनती हैं, ऊपर उठती हैं। हाँ, इसका सीधा असर आपके गले के अंदरूनी स्पेस पर और वोकल रेजोनेटर पर पड़ता है। रेजोनेटर मतलब जहाँ आवाज गूंजती है? बिल्कुल, मुस्कान उस स्पेस को थोड़ा खोलने में मदद करती है। इससे आवाज की गूंज यानी रेजोनेंस बेहतर होती है। आवाज में एक खास किस्म की चमक आती है, एक खुलापन, थोड़ी लिफ्ट मिलती है आवाज को। अच्छा, यही वो खुशनुमा एहसास या ब्रिलियंस है जो हमें उनकी आवाज में सुनाई देता है, खासकर जब वो ऊंचे सुर लगाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी गायक अगर मुस्कुरा कर गाने लगे तो आवाज बेहतर हो जाएगी, या ये उदित जी का अपना एक अंदाज है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, तकनीक तो अपनी जगह है, मुस्कान से वोकल स्पेस खुलने में मदद मिल सकती है, लेकिन उदित जी के मामले में जो बात है वो ये कि ये उनकी गायकी का एक हिस्सा लगता है। हाँ, स्वाभाविक सा। बिल्कुल, बनावटी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वो उनके व्यक्तित्व से, गाने के भाव से जुड़ा हुआ है। शायद यही उनके अंदाज की खासियत है कि वो तकनीक को बहुत सहजता से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे पहला नशा में वो मासूमियत और वो चमक आवाज में। बिल्कुल, ऊंचे सुरों पर वो खनक साफ महसूस होती है। अगर चेहरे पर तनाव हो तो शायद वो दब जाए। ये बात समझ आती है। मतलब वो मुस्कान आवाज का हिस्सा है, अलग से चिपकाई हुई नहीं लगती। अच्छा, अब दूसरे राज पर आते हैं। ये भी इसी सहजता से जुड़ा हुआ है। जी। स्रोत कहता है कि उदित जी ने अपनी नैसर्गिक आवाज, मतलब जो उनकी कुदरती आवाज है, उसे बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश नहीं की, किसी की नकल नहीं। हाँ, ये बहुत अहम बात वो है। अपनी असली आवाज में ही रियाज करते हैं, ऐसा कहा गया है। और शायद इसीलिए जब वो गाते हैं तो भावनाएं इतनी सच्ची लगती हैं। बिल्कुल, सीधी दिल से निकली हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि गाना जी रहे हैं, उनकी अपनी आवाज ही कहानी कह रही है। इसे ही गायकी में प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी कहते हैं। मतलब सच्चा होना, खरा होना। ऑथेंटिसिटी। हाँ, जब गायक अपनी स्वाभाविक आवाज को अपनाता है, उसके साथ सहज होता है, तो भावों को व्यक्त करना बहुत आसान और असरदार हो जाता है। अगर आवाज पर जोर डाला जाए, उसे बदलने की कोशिश की जाए, तो अक्सर एक बनावटीपन आ जाता है, एक मुखौटा सा महसूस होता है। और फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता सुनने वाले से। सही कहा, वो भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। स्रोत के अनुसार उनकी ये स्वाभाविकता ही उनकी गायकी की नींव है। और इसी स्वाभाविकता को साधने के लिए शायद जरूरी है सुर और भाव का संतुलन, जिसका जिक्र अगले पॉइंट में है। ये तीसरा राज हुआ। जी, सुर और भाव का संतुलन। स्रोत में कुछ गानों का जिक्र है, जैसे पहला नशा है, पापा कहते हैं, या फिर मितवा, कभी अलविदा ना कहना वाला। हाँ, बिल्कुल अलग अलग मूड के गाने हैं। बिल्कुल, इनमें सुर तो पक्के हैं ही, कमाल के, पर जो बात छू जाती है वो है भाव, इमोशन की गहराई। जी। कहा गया है कि वो पहले गाने के मूड को, कहानी को, उसके भाव को पूरी तरह महसूस करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं और फिर गाते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सुर अपनी जगह, जज्बात अपनी जगह, और दोनों का मेल, ये संतुलन साधना तो बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, यही तो एक महान गायक की पहचान है। तकनीकी सटीकता यानी सुरों पर पूरी पकड़, और भावनात्मक गहराई यानी गाने के जज्बात को महसूस करके गाना। दोनों एक साथ। दोनों का संतुलन। भाव समझने के लिए सिर्फ बोल पढ़ना काफी नहीं, उसके पीछे का संदर्भ, संगीत, सिचुएशन सब समझना पड़ता है। और दूसरी तरफ
सुर साधने के लिए तो सालों का रियाज चाहिए, अनुशासन चाहिए, गले पर नियंत्रण चाहिए। सही बात है। दोनों को एक साथ साधना यही असली कला है। और जैसा आपने कहा, ये उनकी स्वाभाविक आवाज वाली बात से भी जुड़ा है। कैसे? जब आवाज सहज हो, अपनी हो, तो गायक का ध्यान सिर्फ तकनीक पर नहीं रहता, वो भावों को ईमानदारी से पेश करने पर ज्यादा ध्यान दे पाता है। हाँ, ये कनेक्शन समझ आता है। उनकी रेंज भी देखिए, कितने अलग अलग तरह के गाने गाए उन्होंने। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये गहरी समझ और कड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत। और मेहनत की बात आई है तो चौथा राज इसी से जुड़ा है, रियाज और अनुशासन। जी, जो हर कलाकार के लिए जरूरी है। स्रोत बताता है कि उदित नारायण जी आज भी रोजाना रियाज करते हैं, खासकर सुबह के वक्त। कई शास्त्रीय गायक भी ऐसा करते हैं, कहते हैं सुबह गला अच्छा तैयार होता है। हाँ, सुबह का रियाज बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सरगम का अभ्यास, मतलब सारे गामा पध निसा, बहुत धीरे धीरे करते हैं, ध्यान लगाकर। जी, ठहराव के साथ। ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी गा लिया, हर सुर को साधते हुए। इस धीमे अभ्यास का क्या खास महत्व है? देखिए, भारतीय संगीत में नियमित रियाज तो है ही जरूरी, पर ये धीमा अभ्यास, जिसे खरज का रियाज या मंद्र सप्तक का अभ्यास भी कहते हैं। अच्छा, निचले सुरों का? हाँ, स्केल के निचले सुरों का धीमा और स्थिर अभ्यास, ये आवाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे वोकल कॉर्ड्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आवाज में एक ठहराव आता है, एक वजन, आवाज का लचीलापन बढ़ता है, और सबसे जरूरी, सांस पर नियंत्रण बेहतर होता है। अच्छा, सांस पर नियंत्रण। जी, यही वो नींव है जिस पर उनकी सहज लगने वाली गायकी टिकी है, जो आसानी से ऊंचे सुरों तक जाती है और देर तक टिकती है। सही। ये वो अनुशासन है जो पर्दे के पीछे रहता है, हमें दिखता नहीं, पर उनके हर गाने में सुनाई देता है। बिल्कुल। वो स्थिरता, वो ठहराव, वो रेंज, ये सब उसी रोज के अनुशासन का नतीजा है। चलिए अब पांचवें राज पर आते हैं। ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे, पर है बहुत महत्वपूर्ण। स्पष्ट उच्चारण, शब्दों पर ध्यान। हाँ, डिक्शन बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि उदित जी की गायकी की खासियत है कि हर शब्द, हर अक्षर बिल्कुल साफ सुनाई देता है। जी। गाना चाहे कितना भी तेज हो, धुन मुश्किल हो, ऑर्केस्ट्रा भारी हो, आप बोल समझ सकते हैं। ये प्लेबैक सिंगिंग में तो बेहद जरूरी है। क्यों? मतलब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, गायक सिर्फ धुन नहीं गा रहा, वो पर्दे पर जो एक्टर है उसकी आवाज बन रहा है, कहानी कह रहा है। हाँ, कहानी तो शब्दों से ही बनती है। बिल्कुल, भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और ये सब शब्दों के जरिए होता है। सुनने वाले तक कहानी और भाव तभी पहुंचेंगे जब शब्द साफ हो। सही बात है। और स्रोत ये भी कहता है कि वो सिर्फ साफ नहीं बोलते, बल्कि शब्दों को महसूस करते हैं, उनके वजन को समझते हैं। हाँ, ये भी कहा गया है। जब गायक शब्द का अर्थ और भाव समझता है, तो उच्चारण अपने आप सार्थक और प्रभावी हो जाता है। किस शब्द पर जोर देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेनी है, ये सब मिलकर गाने को जिंदा कर देते हैं। ये फिर से भाव वाले पॉइंट से जुड़ लिया। हाँ बिल्कुल, समझ और एहसास ही बेहतर अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन लाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे राज असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चेहरे पर मुस्कान से चमक आई, स्वाभाविक आवाज से सच्चाई, सुर भाव के संतुलन से गहराई, रियाज से नियंत्रण, स्पष्ट उच्चारण से कहानी पहुंची, ये सब मिलकर ही उनकी गायकी को खास बनाते हैं। बिल्कुल। और यही हमें छठे और शायद सबसे अहम राज तक लाता है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी। हाँ, वो एक खास एहसास जो उनके गानों में होता है। स्रोत कहता है कि उनके गानों में अक्सर एक उम्मीद, एक रोशनी सी महसूस होती है। चाहे गाना रोमांटिक हो, दर्द भरा हो या जिंदगी का फलसफा हो, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी रहती है। जी, एक आशावादी नजरिया झलकता है। और सामग्री में उनका एक कोट भी है जो शायद इस सबका सार है, गाना सिर्फ आवाज से नहीं, दिल से गाओ। बिल्कुल सही। ये बात पिछली सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है। सुनने में कितना आसान लगता है, पर शायद यही कुंजी है। हाँ, आवाज में मुस्कान, स्वाभाविकता, सुर भाव का संतुलन, अनुशासन, स्पष्ट उच्चारण, ये सब मिलकर ही वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, वो पॉजिटिव वाइब। ये सिर्फ अलग अलग तकनीकें नहीं है, ये गायकी के प्रति उनका एक समग्र नजरिया है। होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। मतलब गायकी को सिर्फ गले का काम नहीं समझना, उसे मन से, दिल से, आत्मा से जोड़कर देखना। अच्छा। जब गायक सिर्फ सुर नहीं लगा रहा,
बल्कि अपनी आत्मा का, अपने एहसास का एक हिस्सा गाने में डाल रहा है, हाँ। तो वो बात सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचती है। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी उनके गाने उतने ही ताजे और असरदार लगते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने उदित नारायण जी की गायकी के कुछ खास राजों पर बात की, जैसा हमारी स्रोत सामग्री बताती है। चेहरे पर मुस्कान रखना, जिससे आवाज में चमक आए, अपनी स्वाभाविक आवाज बनाए रखना, जिससे गायकी सच्ची लगे, सुर और भाव का संतुलन साधना, हाँ, तकनीक और जज्बात का मेल, नियमित और धीमा रियाज करना, जिससे आवाज सधे और नियंत्रण में रहे, हर शब्द का साफ उच्चारण, ताकि कहानी और भाव स्पष्ट हों, और सबसे जरूरी, दिल से गाना। जी हाँ, यही वो तत्व हैं जो मिलकर उनकी आवाज को इतना खास, यादगार और पीढ़ियों तक पसंद किया जाने वाला बनाते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत उनकी गायकी की तकनीक और उसमें जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उस पर बहुत जोर देता है। ये सारे बिंदु मिलकर एक ऐसी गायकी की तस्वीर बनाते हैं जो तकनीकी रूप से मजबूत है, पर साथ ही बहुत सच्ची, अनुशासित और दिल को छूने वाली है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद स्रोत भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज का जो दौर है, संगीत सुनने और बनाने के तरीके बदल गए हैं। हाँ, ऑटो ट्यून है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है, बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या इस तरह की गायकी की जो सच्चाई है, जो तकनीकी गहराई है, जो मेहनत लगती है, क्या आज की पीढ़ी उसे उसी तरह महसूस करती है, उसे सराहती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आवाज की ये सच्चाई जो उदित जी की गायकी का केंद्र लगती है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? क्या उसकी उतनी ही कदर है? एक अहम सवाल। इस पर सोचने से शायद हमें ना सिर्फ संगीत के बदलते माहौल की, बल्कि सुनने वालों की बदलती पसंद की भी गहरी समझ मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए इस विचार के साथ आज की